आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए मधु का नमस्कार। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन यानी तितली सा सुंदर, हल्का फुल्का सतरंगी जहान होता है। छोटी छोटी खुशियां होती हैं उसमें और गम भी छोटे छोटे ही होते हैं। और इस सुंदर सी नन्ही सी दुनिया की अपनी कहानियां होती हैं, अपने अनोखे पात्र होते हैं। और इन कहानियों के, इन कविताओं के अलग अलग कथाकार हैं, कवि हैं जो खास बच्चों के लिए लिखते हैं। आज की रील्स और स्टेटस स्टोरीज के जमाने में बाल साहित्य और भी जरूरी हो गया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका बचपन बना रहे, वे समय से पहले न बड़े हो जाएं और अपनी बाल सुलभ मासूमियत को खो न दें। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं साहित्यकार डॉक्टर विजय आनंद जी से। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। हम सब ने बचपन में बाल साहित्य से किसी न किसी रूप में परिचय प्राप्त किया है। कोई एक ऐसा बाल साहित्य रहा है जो हमारे मन मस्तिष्क में आज तक छपा हुआ है। कोई कहानी, कोई कविता या फिर किसी भी रचना की कोई एक पंक्ति हम सबको अवश्य आज तक याद है। और आज हमारे बीच में है एक ऐसे बाल साहित्यकार जो बाल साहित्य की दुनिया में विशिष्ट पहचान रखते हैं। जी, हमारे बीच में है डॉक्टर विजय आनंद, शिक्षाविद, साहित्यकार और हिंदी व संस्कृत भाषा के प्रखर विद्वान। डॉक्टर विजय आनंद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से बाल साहित्य सम्मान, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पुरस्कार, महाराष्ट्र का शिक्षा रत्न, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान, मध्य प्रदेश सरकार का अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार सहित अनगिनत मंचों द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। बाल साहित्य की विभिन्न विधाओं के साथ संलग्न डॉक्टर विजयानंद बच्चों के लिए साहित्य सृजन से जुड़े हैं ही, वयस्क भी आपकी रचनाओं का आस्वादन करते हैं। आइए करते हैं स्वागत हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार सर। विजयानंद जी, आप बाल साहित्य की ओर किस प्रकार से आकर्षित हुए? क्यों इसकी ओर आपकी रुचि बनी? मतलब साहित्य में बाल साहित्य क्यों आपने चुना? सर्वप्रथम जब मैं 8वीं का छात्र था जी, तो अपने पाठ्य पुस्तकों की प्रकाशित कविताओं को बहुत मनोयोग से पढ़ता था और कई बार मेरे मन में ये हुआ कि इस तरह की मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने 10वीं में जाकर कविता लिखना शुरू किया जी। इसके पहले मैं 10वीं तक की पुस्तकें पढ़ चुका था, कविताओं की पुस्तकें पढ़ चुका था। और उस समय के जो प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, छायावाद की प्रख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीर रस के प्रख्यात कवि श्याम नारायण पांडे, ऐसे कवियों से मैं इस तरह प्रभावित हुआ कि एक दिन स्वयं मेरे मन में आया और मैंने कविता लिखी। और संयोग से वह कविता हमारे विद्यालय की कक्षा 9 में जब मैं पढ़ रहा था तो उसकी वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित भी हुई। वाह। तो प्रोत्साहन हुआ। फिर धीरे धीरे मैं लेखन के प्रति आगे बढ़ा। फिर 11वीं में मैं प्रयागराज आ गया। यहाँ आया तो यहाँ तो साहित्यकारों का ही नगर था जी। बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ रहते थे। उनके कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। शुरुआत तो मैंने बाल साहित्य से ही की और बच्चों की कविताएं मैंने इस तरह की लिखी कि प्रकाशकों ने प्रकाशित किया और 25-25 हजार प्रतियां कई प्रदेश की सरकारों ने खरीदा, भारत सरकार ने खरीदा। और उस समय की प्रख्यात पत्रिकाओं नंदन, बाल भारती, बाल हंस जैसी पत्रिकाओं में मैं नियमित प्रकाशित होने लगा। तो आप तो खुद उस समय किशोर थे जी जी। जब आपने लिखना आरंभ किया, तो उस समय आप बाल साहित्य की ओर कैसे आपका रुझान हो गया? उस समय मस्तिष्क भी बाल साहित्य का ही था जी। जैसे हमने कोई कविता पढ़ी तितली रानी जी। तो मेरे मन में आया कि मैं भी इस तरह से लिख सकता हूँ। तो हमने भालू दादा लिख दिया।
इस तरह से ऐसी कविताएं लिखने की प्रेरणा मन में हुई जिसको बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें। और इस तरह से मेरा प्रचार भी विद्यालयों में खूब हुआ और मैं उसी समय एक तरह से बाल कवि के रूप में स्थापित हो गया। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाल साहित्य की किन किन विधाओं में आप लिखते हैं? क्योंकि साहित्य की तो बहुत सी विधाएं हैं, कहानी, कविता। बाल साहित्य में मूल रूप से कविता, फिर बच्चों के योग्य कहानियां। जी। बच्चों के योग्य का अभिप्राय यह है कि जो 8 या 10 वर्ष के बच्चे समझ सकें। हमारे बाल साहित्य में कई तरह की भ्रांतियां हैं और बड़े बड़े बाल साहित्यकार यह समझते हैं कि बालक पर हम कहानी लिखेंगे तो बाल साहित्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बालक की कहानी बड़ी हो सकती है, लेकिन बच्चों के समझने योग्य जो कहानी हो, जो बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख के लिखी जाए, जिससे बच्चे प्रेरित हों, वो कहानियां बाल साहित्य की होती हैं। और भाषा भी सुलभ हो, सरल हो, समझ में आ सके। तो इस तरह से मैंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी, कहानियां लिखा, बाल उपन्यास लिखा। वाह। और मेरी पुस्तकें सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा भी पुरस्कृत हुई। और मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहन सरकारों का मिला, क्योंकि उस समय एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना चल रही थी सारे देश में। तो मध्य प्रदेश में 25,000 प्रतियां, उत्तर प्रदेश में 32,000 प्रतियां, महाराष्ट्र में भी 22,000 प्रतियां इस तरह खरीदी जाती थी और एक साक्षरता अभियान की तरह विद्यालयों में पुस्तकें बांटी जाती थी। तो हम लोग उस समय के बहुत आसान लेखक हो गए और हम लोगों को रॉयल्टी अग्रिम मिलती थी। प्रकाशक हम लोगों से लिखवाते थे, रॉयल्टी मानदेय पहले दे देते थे, क्योंकि जिनकी रॉयल्टी मिलती थी हम लोग उन्हीं के लिए पहले लिखते थे। तो इस तरह से बाल साहित्य लेखन निरंतर चलता रहा। और नाटक भी लिखे? जी, नाटक भी हमने छोटे छोटे लिखे जो विद्यालयों में खेले जा सकें। अब जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रख्यात नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो मैंने एक नाटक लिखा खेतों को हाजिर किया जाए। अच्छा। उसी पैटर्न पर जी। ये भी हमारा विद्यालयों में और इसका मंचन भी हुआ, खूब हुआ। और वहाँ बकरी दबी, यहाँ जो है गाय दब गई। इस तरह से कुछ ऐसा कि बच्चे मनोरंजन भी करें और हंस करके संवाद भी याद हो जाए और आराम से मंचन करें। अच्छा, जब आप कोई रचना करते हैं बाल साहित्य की, क्योंकि आपका जो खास जोर है वो बाल साहित्य पर ही है, तो आप किस बिंदु को लेकर के रचना करनी शुरू करते हैं? क्या ध्येय होता है कि मैं ये काम करूंगा कि इस रचना में ऐसा हो? दरअसल बिना उद्देश्य के लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ दलगत लोग मनोरंजन के लिए लिखते हैं, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए नहीं लिखता। मनोरंजन के साथ कुछ ऐसा शिक्षापरक प्रेरक प्रसंग भी उसमें डालना चाहता हूं जिससे बच्चे प्रेरित हों। जैसे एक कहानी मेरी छोटी सी नंदन में छपी, उसी से नंदन मेरी शुरुआत हुई। जी, वो हम सब ने बचपन में पढ़ी है। जी जी, नंदन चंपक तो लालच का फल शीर्षक नाम से। तो हमने दिखाया कि खेत में कद्दू का पौधा लगा है और कद्दू की बेल। जी, और चूहा और चूहे के बच्चे साथ में जाकर कद्दू खा रहे हैं। तो रात में अचानक चूहे के बच्चे को भूख लगती है और सोचता है कि सब सोए हुए हैं, मैं अकेले जाके क्यों न खा लूं। और वो खाने जाता है और वो गलती क्या करता है कि कद्दू की जो मूल होती है उसी को काट देता है, मूल जो नस होती है काट देता है। और कद्दू चूंकि भारी होता है और उसकी पूंछ पे उलट जाता है। अब वो कद्दू से उसकी पूंछ दब जाती है तो वो ची 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 करने लगता है। इतने में किसान आता है और उसको डंडा लेकर दौड़ा लेता है। किसी तरह से वो जान बचाकर भागता है, जाकर के अपने पिता से, अपने चूहे पिता से बिल में कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा। तब उसका पिता समझाता है कि इसीलिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा खाया करो, लालच का फल अच्छा नहीं होता। इस तरह की छोटी छोटी कहानियां जो बच्चों के लिए प्रेरक हों, मैं लिखने का प्रयास करता हूं। जी, आपके अपने प्रिय बाल साहित्यकार भी होंगे? जी जी बिल्कुल। कौन? अब 2-4 नाम तो हमने गिना दिए जी, उसके अलावा लेकिन आपने अपने बचपन में भी तो पढ़े होंगे। जी जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उनकी छाप रही होगी, उनकी आपके मन पर उनकी छवि होगी। वो तो हमने बताया कि सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी को हमने पढ़ा,
श्याम नारायण पांडे ने रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह की कविताएं हमने पढ़ी। हमारे समकालीन जो कवि थे उन्होंने भी इस तरह की कविताएं लिखी, जिसमें जयप्रकाश भारती, श्रीमती शकुंतला सिरोठिया, विद्यावती कोकिल, डॉक्टर श्याम सिंह शशि, राष्ट्रबंधु, विनोद चंद पांडे, ऐसे बहुत से बाल साहित्यकार हम लोगों के समकालीन साहित्यकार हैं। और जब साहित्यकार इकट्ठे होते थे, कहीं बाल साहित्य की कार्यशालाएं सरकारों द्वारा होती थी, तो हम लोग इस पर विमर्श भी करते थे कि कुछ नया ऐसा लिखा जाए, इस तकनीकी युग में कुछ ऐसी चीजें लिखी जाएं जो बच्चे मोबाइल के प्रति आकर्षित हैं, टीवी के प्रति आकर्षित हैं, कार्टून के प्रति आकर्षित हैं, उन्हें बाल साहित्य पढ़ने में भी आनंद मिले। और हम लोगों ने उस तरह भी लिखने का प्रयास किया। तो आपका ये जो प्रयास है वो काफी हद तक सफल भी रहा है। और हालांकि मोबाइल का दखल बहुत हुआ है, पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति है उसमें काफी कमी आई, लेकिन आप सरीखे जो बाल साहित्यकार हैं वो अपना जो प्रयास है वो अनवरत रख रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। और आप इसी प्रकार रचनाएं करते रहें और आपके पाठक, बाल पाठक बढ़ते रहें, ये हमारी कामना रहेगी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साहित्यकार विजय आनंद जी से दीपशिखा दुर्गापाल की बातचीत अभी आपने सुनी। दोस्तों, बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन्हें रील्स, मोबाइल्स, स्टेटस की दुनिया से निकालकर बाल साहित्य की दुनिया से जोड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें योग से जोड़ना। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सभी को योग से जोड़ना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, थकान, अवसाद और बीमारियों से अगर दूर रहना है तो योग करना जरूरी है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं श्री योगी रितेश कुमार जी से, जो हमें कुंडलिनी शक्ति और षट चक्र के बारे में बताएंगे। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। नमस्कार दोस्तों, आजकल हीलिंग, चक्रास, यूनिवर्स आदि ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं और आध्यात्मिकता की खोज में बहुत से तथाकथित हीलर्स के पास हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो चक्र हैं, जिनको आजकल लोग चक्रास के नाम से ज्यादा जानते हैं, या हीलिंग है, ये सारी चीजें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें बहुत ही पुराने समय से उपलब्ध हैं। हम इन्हें षट चक्र और कुंडलिनी आदि नाम से जानते हैं। तो इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री योगी रितेश कुमार जी। नमस्कार योगी रितेश कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। आप ये बताएं कि मानव जीवन के स्वास्थ्य को संतुलित व उत्तम बनाए रखने में योग के कुंडलिनी शक्ति और षट चक्रों का क्या योगदान है? हम बहुत सुनते हैं चक्रों को जागृत करना है, चक्रों को खुलना चाहिए, ये क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मानव जीवन क्या है, मानव जीवन क्या है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, और कुंडली शक्ति में जो षट चक्रों का जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या कनेक्शन है हमारे बॉडी में इन सब का। तो सबसे पहले हम समझें कि ये जो मानव जीवन है, कहते हैं तुलसीदास कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, अर्थात बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये मनुष्य तन में जन्मे हैं। तो इसको आप यूं ही मत गंवाइए, बल्कि ये कुछ कर्म करने के लिए मिले हैं कि जिससे कि आप आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। और इन्हीं सब विषय से जुड़ा हुआ है हमारा कुंडलिनी शक्ति और षट चक्र। तो पहले मानव जीवन को समझना है, तभी हम उसके स्वास्थ्य की ओर हम बढ़ सकते हैं। यदि हम जीवन को ही नहीं समझेंगे तो फिर स्वास्थ्य को क्या समझेंगे? तो हमें पहले जीवन को समझना जरूरी है। तो इसी विषय पे हम आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताते हैं कि कुंडली शक्ति क्या होता है। तो उसको सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं? उसको जीवनी शक्ति आप बोल सकते हैं, और या नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं कि इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति मनुष्य के अंदर। जी विषय आपकी। जी जी
कुंडली शक्ति और षट चक्र योग का एक ऐसा विषय है जिसके प्रति हर इंसान को थोड़ा बहुत समझ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं आज के भौतिकवादी युग में देखा जा रहा है जिसका समाधान आज के मेडिकल साइंस में यानी अंग्रेजी दवाइयों में नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें जो है पुनः जो है अध्यात्म की तरफ और अध्यात्म में कुंडलिनी शक्ति और हमें षट चक्रों को जगाने की बात आजकल लोग कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? एक सामान्य से उदाहरण के साथ आप समझाइए। जी, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि जैसे आपके घर में, सबके घर में गैस का जो बाटला होता है, वो गैस के बाटले में आपका एक रेगुलेटर लगा होता है, वो मतलब लॉक होता है, समझिए वो लॉकर सिस्टम होता है, और उसके आगे भी आप एक पाइप के थ्रू चूल्हे में कनेक्शन होता है और वहां भी नॉब होता है, वहां भी लॉक होता है। यानी लॉक के थ्रू आप बहुत ही प्रोसेस से यानी सही व्यवस्थित तरीके से उस गैस को धीरे धीरे आप खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। और जो आपको बनाना है फिर आप उस गैस का इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रहे हैं। वैसे ही अपने जो कुंडलिनी शक्ति है शरीर में बहुत संरक्षित है और बहुत ही सुरक्षित है, सेफ जोन पे है, और वो 6 तालों से लॉक है। इतना उसमें मतलब गहरा लॉकिंग सिस्टम है। जो हमारे जो षट चक्रा है, आप समझ लीजिए वो लॉकिंग सिस्टम है, वो ताला लगा हुआ है। उस एनर्जी को धीरे धीरे आपको बॉडी में लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए उस सारे तालों को खोलना पड़ता है, और उसी तालों को खोलने के लिए ये योग की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस योग में हम प्राणायाम को बेस्ट मानते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से जो षट चक्रों का जागरण है और जो कुंडली जागरण है वो अच्छे से होता है। तो उसमें एक पूरा सिस्टम क्या है कि जैसे आपने समझा कि गैस का जो पाइप है, तो एक सिस्टम उसी प्रकार से हमारे बॉडी में नाड़ी होती है, वो नाड़ियों के माध्यम से चक्रा होते हैं। अच्छा, तो ये नाड़ी क्या होती है ये आप बताएं, क्योंकि इससे पहले कि आप विस्तार में जाएं कि नाड़ी क्या है, तो प्रमुख कौन कौन सी नाड़ियां होती हैं और इनकी क्या भूमिका होती है, वो जो आप बता ही रहे हैं। ओके, देखिए नाड़ी जो होता है ना, वो समझिए कि जैसे जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है तो उसमें बहुत सारे तार होते हैं जिसके माध्यम से पूरे बिजली की सप्लाई आपके अहमदाबाद से लेकर ऑल ओवर इंडिया में हर हो रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो जस्ट लाइक अ वायर, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आप खुली आंखों से या देख ही नहीं सकते, सूक्ष्म है वो। तो वो वायर की तरीके से है जो कुंडली शक्ति की जो एनर्जी है उसको पूरी बॉडी में ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है। मतलब कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति जो है उसकी सप्लाई नाड़ी के माध्यम से पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। और उसमें जो 6 स्टेशन, जैसे आपको कोई न्यूज का ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये पूरे आपके अहमदाबाद में सुनी जाएगी, तो उसके लिए आपने स्टेशन बना रखा है। वैसे ही जो कुंडलिनी शक्ति का जो ऊर्जा का जो पूरे शरीर में विस्तार करना है, उसके लिए जो षट चक्र हैं एक प्रकार के स्टेशन है। तो यहाँ से होते हुए विकिरण केंद्र है, यहाँ से होते हुए आपके नाड़ियों के माध्यम से पूरे बॉडी में होती है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा नाड़ी का जो मेन है मुख्य रूप से 3 होते हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो है आपके जो 2 नोस्टिल हैं, नाक हैं, जो बायां है और दायां जो नोस्टिल है, तो बायां में ईड़ा नाड़ी होता है और दाहिने में पिंगला नाड़ी होता है। तो इस तरीके से, और वो जो दोनों नाड़ी का जो कनेक्शन है वो स्पाइनल कोड के ठीक अंदर से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, वहां पे जाके वो कनेक्ट हो गया है। और उसी सुषुम्ना नाड़ी में हमारे 6 चक्रास जो है एक लाइन से लोकेट है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है वहां पे। और वहां से सीधे जो लास्ट में जो अपना मूलाधार चक्रा है वहीं पे कुंडलिनी शक्ति है, और वहां से लेकर के आज्ञा चक्रा की जो हमारी यात्रा है और उसके बीच में जो हमारे नाड़ियों का जो कनेक्शन है उसके माध्यम से ऊर्जा की सप्लाई। अब समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि कुंडली शक्ति जान गया, षट चक्र भी हम जान गए कि जो षट चक्र होते हैं वो 6 होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है हमारा, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है। इसके काम भी अलग अलग हैं। आप अगर देखें तो मूलाधार चक्र की जो है वो शरीर बल के लिए माना जाता है कि जितने भी शारीरिक शक्ति है वो मूलाधार के माध्यम से होता है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो सब आपकी दक्षता, आपकी कुशलता, यस, वो सब कंट्रोल आप स्वादिष्ठान चक्र से होता है। मणिपुर चक्र आपके जो जितने भी जैसे बॉडी को गर्मी, जैसे आग जो हम भोजन पचाने का काम होता है वो आपके मणिपुर चक्र से होता है। उसके बाद अनाहत चक्र आपके इमोशंस, आपके फीलिंग को कंट्रोल करता है। विशुद्धि चक्र बॉडी के पूरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और आज्ञा चक्र आपके जो विचार, विवेक हो गया, उनका वो पूरा मैनेजमेंट करता है। तो वो जो कुंडली शक्ति है उसको 6 चक्रों के माध्यम से हम पूरे बॉडी में उसका एनर्जी का यूज वितरण करते हैं। जी जी जी।
इसमें योग और प्राणायाम से हम कैसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और ये किस प्रकार से सहायक हो सकता है प्राणायाम? देखिए, प्राणायाम हम जब करते हैं तो जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का बात कर लें या भी भ्रामरी प्राणायाम का बात कर लें, तो सबसे पहले मुख्य रूप से यदि एक आम इंसान को सबसे पहले प्राणायाम जो करना चाहिए वो अनुलोम विलोम का प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो ईड़ा और पीला नाड़ी दोनों हमारे सक्रिय हो जाएंगे और बैलेंस भी हो जाएंगे। तो उन दोनों को सक्रिय होने से हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ। जिससे कि हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो पूरी तरीके से बॉडी में उसकी जो एनर्जी है अच्छे तरीके से आपूर्ति करेगा। बात समझने वाली है कि योग के माध्यम से इनकी जो व्यवस्था है, जो ऊर्जा संचार की व्यवस्था है, उसको ये सुदृढ़ करता है, मतलब अच्छा करता है, बेहतर करता है। एक एग्जांपल समझिए कि घर में आपको कोई नॉर्मल पूजा या पाठ करना होता है तो आप धूप बत्ती अगरबत्ती कर लेते हैं, लेकिन कोई विशेष रूप से आपको पूजा पाठ करवानी है घर में, किसी ग्रह शांति कराना है या फिर गृह प्रवेश कराना है, तो आप बाहर से बुलाते हैं, पंडित को व्यवस्थित बुलाते हैं, वो आपको पूरी तरीके से सामान और उसमें जो कुछ लगता है, ज्यादा वृहद आयोजन होता है। हाँ, तो उसमें आप किसी पंडित को बुलाते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो उनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो उस तरीके के वो सारे जो आपके पूजा पाठ ग्रह नक्षत्र है सबको वो मंत्रों के माध्यम से शांति कराते हैं। यानी उनके पास वो पूरा एक सिस्टम है जी। जैसे दूसरा अगर बात करें, कोई आपको मैरिज फंक्शन कराना है तो आप बाहर से नॉर्मल सजावट तो घर का आप खुद ही करते हैं, लेकिन कोई मैरिज का हो तो आप उसके लिए जो है बाहर से जो डेकोरेटर होते हैं उनको आप बुलाते हैं। उनके पास एक व्यवस्था है, आप उनको बोल दिया, आपके पास खुद ही व्यवस्था है, मेरे को कुछ बात रखनी है, हम आपके पास आए हैं, है ना, और यहाँ से हम पूरे अहमदाबाद में हम अपनी बात को रख पा रहे हैं कि योग का मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका है। ये आपने रेडियो के माध्यम से रेडियो की भूमिका के बारे में बहुत अच्छा सा आपने उदाहरण दिया है। हाँ, तो हमको बस आपके पास आना है, ठीक है, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है, आपका एक व्यवस्था है, उससे हमारा बात पहुंच जाएगा, मुझे पता है। तो उसी प्रकार से आप सिर्फ योग का जब अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का, तो इंटरनल ऐसी सिस्टम बनी हुई है ये हमारे शरीर में, जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे तो पूरा ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो बेहतर तरीके से। सिर्फ अनुलोम विलोम ही करना है? नहीं, ये तो सिर्फ अनुलोम विलोम से ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा करना है, पर कई सारे जो हैं इसके रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता आपको, जैसे आपको कहीं जाना हो, दिल्ली जाना हो तो आप या तो व्हीकल जा सकते हैं, या तो फ्लाइट से जा सकते हैं, या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, कई सारे रास्ते हैं। तो आप प्राणायाम को समझ लीजिए कि ट्रेन का रास्ता है, तो इससे भी आप पहुंच सकते हैं। और ध्यान है, जैसे योग में एक ध्यान होता है, वो भी एक रास्ता है कुंडली शक्ति जगाने का, और वो बेस्ट रास्ता है। लेकिन वहां वो बेस्ट रास्ता, जैसे फ्लाइट की यात्रा सब लोग नहीं कर सकते हैं, आम इंसान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें ट्रेन की सहारा लेना पड़ता है, या फिर नॉर्मल जो बस है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम सब मनुष्य आज के जो इतना भागा दौड़ी, इसमें हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम प्राणायाम एक हमारे पास ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए हम अपने जो कुंडलिनी शक्ति है और षट चक्र का है जागरण कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम शरीर के अंदर एक जो बेहतर व्यवस्था होती है ऊर्जा सप्लाई की, उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मतलब ये साधारण सा जो प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो कि हर कोई कर सकता है, जिसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो वो एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने शरीर में ऊर्जा का जो संचार है वो बेहतर कर सकते हैं जी। और एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे दूध का जो बेहतर फॉर्म होता है वो घी होता है, वैसे ही यदि योग का और प्राणायाम का कोई व्यक्ति अभ्यास करे तो उसके अंदर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल इतना प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, और इतनी उसकी आंतरिक क्षमताओं का विकास हो जाएगा कि जिससे कि वो खुद को जो है एक सशक्त इंसान समझेगा और हर तरीके से अपने आप को सक्षम अनुभव करेगा। सेल्फ डिपेंडेंट जो लाइफ होती है कि हम खुद पे अपने आप पे निर्भर करने, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, वो सब इतना बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर योग के अभ्यास से कि आपको किसी और लोगों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि अब योग के माध्यम से हम स्वास्थ्य को भी उत्तम कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी बेहतर कर सकते हैं जी। और योग के माध्यम से एक साधारण इंसान अपने अहम से वयम तक की यात्रा कर सकता है, अपने जो मौलिक गुण हैं, जो भौतिक गुण हैं, और अपनी आंतरिक क्षमताओं को विकसित कर सकता है और अपना दैनिक जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और समाजोपयोगी बना सकता है। तो योगी रितेश कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक संक्षिप्त समय में इतना वृहद
और इतना अच्छा सटीक आपने ये समझाया हमें कि कुंडलिनी और षट चक्र किस प्रकार से हम जागृत कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उन्हें उद्दीप्त कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री योगी रितेश कुमार जी को। आपसे बातचीत की दीप शिखा दुर्गा पाल ने। इसी के साथ आज का हिंदी जगत कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए। अपनी दोस्त मधु को। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गा पाल की।